नमस्कार। हजारों सालों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, लेकिन इस दौलत की एक कीमत भी थी, और वो कीमत थी विदेशी आक्रमणों की एक लंबी और अक्सर खूनी कहानी। आज हम उसी कहानी के कुछ पन्ने पलटेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों था? क्यों सदियों तक भारत की दौलत दुनिया भर के साम्राज्यों के लिए एक चुंबक की तरह काम करती रही? इस आकर्षण ने भारत को बनाया भी और इसकी एक बहुत भारी कीमत भी वसूली। देखिए, वजह सिर्फ यहाँ की दौलत नहीं थी। भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी, यहाँ की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, उसने इसे विदेशी शक्तियों के लिए हमेशा एक बहुत ही आकर्षक लक्ष्य बनाए रखा। ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, बल्कि दुनिया पर सत्ता और प्रभाव जमाने की भी है। भारत पर विदेशी नज़र कोई नई बात नहीं थी। असल में ये सिलसिला इतना पुराना है कि हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा उस पहली दस्तक को सुनने के लिए। जी हाँ, 2500 साल से भी पहले। जरा सोचिए, हम उस प्राचीन दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। लेकिन एक बात तब भी वही थी, दूर दूर तक फैली भारत की बेहिसाब दौलत की कहानियां। और इस कहानी की पहली बड़ी लहर आई प्राचीन ईरान से। उस दौर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हखमानी साम्राज्य पहला था जिसने भारत की सीमाओं को पार किया। साइरस द ग्रेट ने इसकी नींव रखी और फिर उसके पोते दारा प्रथम ने पंजाब और सिंध पर कब्जा करके इस पैटर्न को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले तूफानों का बस एक पहला संकेत। कई सदियां बीत गईं और भारत पर आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिर आया एक ऐसा तूफान जिसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती हैं। ये कहानी है तैमूर की, एक ऐसा नाम जो इतिहास में बर्बरता का दूसरा नाम बन गया। तैमूर कोई साधारण शासक नहीं था। एक पैर से लंगड़ा होने की वजह से उसे तैमूर लंग कहा जाता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं वो आसमान छूती थीं। वो खुद को चंगेज खान का वारिस मानता था और उसी की तरह पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई थी। तैमूर की क्रूरता सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं थी। नहीं, वो खौफ पैदा करने का एक हथियार थी। उसकी सेना जहां भी जाती थी, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत का मंजर छोड़ती थी। जरा इस बात को सुनिए जो इतिहासकारों ने लिखा है। 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि दर्ज की गई हकीकत है। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था कि विरोध करने का अंजाम क्या होगा। ये तैमूर के आतंक का तरीका था। 1 लाख, ये संख्या उन कैदियों की है जिन्हें तैमूर ने दिल्ली पर हमले से ठीक पहले मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया था। जानते हैं क्यों? उसे डर था कि कहीं ये कैदी जंग के दौरान बगावत न कर दें। 1 लाख बेबस इंसानों की जान एक फैसले में खत्म कर दी गई। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि तैमूर का मकसद भारत पर कब्जा करना था ही नहीं, उसका एक ही लक्ष्य था, भारत की दौलत लूटना। और वो इसमें कामयाब रहा। वो एक आंधी की तरह आया, सब कुछ तबाह किया और अपने पीछे एक बर्बाद देश छोड़कर वापस चला गया। दिल्ली की हालत तो इतनी खराब थी कि उसे मुर्दों का शहर कहा जाने लगा, जहां महीनों तक अराजकता का माहौल था। तैमूर का तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल अलग तरह की लहर ने भारत में दस्तक दी। इस बार तलवारों का शोर नहीं था, बल्कि एक धीमी, शांत लहर थी। लेकिन इसका असर तैमूर की तबाही से भी कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होने वाला था। ये यूरोपीय शक्तियों के आगमन की लहर थी। ये देखिए, लगभग 200 सालों के अंदर एक के बाद एक यूरोपीय ताकतें समुद्री रास्ते से भारत पहुंची। 1498 में पुर्तगालियों ने ये रास्ता खोला और फिर डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी मसालों और मुनाफे की इस होड़ में शामिल हो गए। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कंपनियां शुरुआत में फौज लेकर कब्जा करने नहीं आई थी। वे व्यापारी थे। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत के मसालों, कपड़ों और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार करके जबरदस्त मुनाफा कमाना। और यहीं पर आक्रमण के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हमें साफ दिखते हैं। एक तरफ तैमूर का तरीका था, एक झटके में आओ, लूटो और जाओ। इसका असर भयानक था, लेकिन कुछ समय के लिए। वहीं दूसरी तरफ था ब्रिटिश मॉडल, धीरे धीरे शतरंज की चालों की तरह, पहले व्यापार पर और फिर धीरे धीरे राजनीति पर कब्जा करो। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसका असर भारत की जड़ों तक पहुंचने वाला था। तो सवाल यह है कि व्यापारी शासक बने कैसे? ये एक रात में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी। पहले उन्होंने सिर्फ व्यापार के अधिकार मांगे, फिर उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर एक का साथ दिया,
इसके बाद उन्होंने सहायक संधियों के जाल में फंसाकर राजाओं को कमजोर किया और जब सही मौका मिला तो उन्हीं राज्यों पर कब्जा कर लिया। जो कहानी व्यापार से शुरू हुई थी वो प्रभुत्व पर खत्म हुई। तो इन सदियों के विदेशी शासन ने भारत पर आखिर क्या छाप छोड़ी? इसकी विरासत कोई सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल तस्वीर है जिसकी गूंज हमें आज भी अपने समाज और राजनीति में सुनाई देती है। असर हर तरफ हुआ। भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को तोड़कर उसे औपनिवेशिक हितों के हिसाब से ढाला गया, जिससे सदियों की दौलत देश से बाहर चली गई। नए कानून, नई शिक्षा और नए प्रशासन ने समाज में उथल-पुथल मचा दी। लेकिन एक और बात हुई, इसी दमन और शोषण के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई, उसी ने पहली बार एक एकीकृत भारतीय पहचान को जन्म दिया। गुलामी की जंजीरों ने ही एक तरह से पूरे देश को एक साथ बांध दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हजारों साल पहले शुरू हुआ आक्रमणों का ये सिलसिला, चाहे वो तैमूर की तलवार हो या अंग्रेजों की कूटनीति, आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी पहचान को आकार दे रहा है। इतिहास कभी अतीत में नहीं रहता, वो आज भी हमारे साथ, हमारे फैसलों में जिंदा है।